ये वाला आगे का पार्ट, और यहाँ पे ये वाला, ठीक है। और भी जा सकते हैं, ठीक है। सो आगे आ जाओ भाई, वर्मा। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं अपन। ये छोटा सा पार्ट बाकी है इसमें, इंडक्टर में, फिर ये खत्म करके नया चैप्टर करेंगे। तो अभी तक अपन ने क्या किया, इंडक्टर थोड़ा टाइम लग जाएगा, मतलब आधा लेक्चर जाएगा इसमें। सो हमने फर्स्ट किया कि आपके पास में एक इंडक्टर होता है। इंडक्टर क्या है, बेसिकली कॉइल है, बहुत सारे मल्टीपल, जिनके मल्टीपल नंबर ऑफ टर्न्स है। तो ये कॉइल है, अच्छा, इसके अंदर करंट पास किया। अगर करंट पास किया तो नो डाउट उसके अंदर फ्लक्स लिंक होगा, फ्लक्स है। बट अगर मैं करंट को इंक्रीज करता हूँ, अगर मैं करंट को इंक्रीज करता हूँ तो फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज करें, यानी कि बी इंक्रीज करें, बी इंक्रीज किया तो फ्लक्स इंक्रीज किया। तो हमें पता चला कि जो फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, आई से। तो फ्लक्स को हमने लिख दिया एल आई, फ्लक्स को क्या लिख दिया, एल आई। तो फिर हमने बोला कि यार जो भी इंडक्टर होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, दिस इंडक्टर विल बिहेव लाइक अ बैटरी। किसकी तरह बिहेव करेगा, बैटरी, और ये ईएमएफ जनरेट करेगा। इसका ईएमएफ कितना होगा, d∅dt, L कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा di/dt। फैराडेज लॉ से माइनस, ये माइनस, तो जो ईएमएफ जनरेटेड होगा वो कितना होगा, माइनस L di/dt। माइनस किसके लिए, साइन के लिए, बट अपन मैग्नीट्यूड निकाल के बैटरी जो भी है लेंस लॉ उसके अकॉर्डिंग अपन कर सकते हैं कि ये जो कॉज है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। अगर ये करंट यहाँ पे बढ़ रहा है, जो करंट जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज इंक्रीजिंग, तो ये बैटरी की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पे इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा। अगर ये करंट डिक्रीज कर रहा है तो ये अपोजिट टर्मिनल्स में बैटरी की तरह बिहेव करेगा। ये किया था हमने, सर्किट के प्रॉब्लम्स किए थे। फिर एक हमने किया था, ये किस पे डिपेंड करता है, ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। फिर मैंने एक सोलेनॉइड का भी आपको करवा दिया था, है ना। सोलेनॉइड का एल लिखवाया था, कितना आया था, म्यू नॉट एन स्क्वायर, आ गया था क्या, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने उसके बाद में क्या किया था, एनर्जी करी, क्या एनर्जी करी थी। तो अच्छा, डायमेंशन याद है ना, इसका यूनिट क्या होता है, हेनरी, क्या होता है, हेनरी यूनिट होता है। और फिर एल का भी डायमेंशन निकाला था, L/R का डायमेंशन निकाला था। वो बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए, डायमेंशन पे सवाल आ सकते हैं, ठीक। फिर हमने किया, एनर्जी जो स्टोर होती है इंडक्टर में, वो एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर, कितनी, हाफ एल आई स्क्वायर होती है। फिर हमने एनर्जी डेंसिटी की बात करी, एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, हाफ बी स्क्वायर बाय, ठीक है क्या, बात समझ में आ रही है, ओके। तो ये इतनी अपन ने नॉर्मल सी डिस्कशन किया था। अब जो सेम कैपेसिटर में कर रखा है वैसे ही यहाँ पे करना है। तो देखो एकदम पहले देख लो, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, ज्यादा कराने की जरूरत नहीं। अब अगर हमने ये कंडक्टर लगाया और एक ये कंडक्टर लगाया, ये L1 में, इसका इंडक्टेंस है L2, सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज। तो इसको अपन एक सिंगल इंडक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसका L इक्विवेलेंट आ जाएगा L1 प्लस L2, ठीक है। जो रेजिस्टेंस का होता था वही एग्जैक्टली यहाँ पे होता है। रेजिस्टेंस में कितना होता था, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, यहाँ पे भी L1 प्लस L2। कैपेसिटर में क्या होता था, सीरीज में 1/C1 प्लस 1/C2 इज 1/C। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। कोई बड़ी बात नहीं, आपको वैल्यूज दी रहेगी, आप सिंपली निकाल लो। फिर दूसरा है
पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम, अच्छा बैटरी वो सब आप समझ में आएंगे, करंट सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, दूसरा में क्या होगा, वोल्टेज सेम, एक ये है, दूसरा यहाँ पे ये L1 है, ये L2 है, इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक सिंगल इससे, इसका L इक्विवेलेंट, तो 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L। बात समझ में आ रही क्या, ये सीरीज और पैरेलल फॉर्म, इस पे जो पुराने सवाल बनते थे वैसे सवाल बना सकते हैं, ठीक है। दो सीरीज में लगा दो, तीन पैरेलल में लगा दो, ठीक है। ये L है तो 2L हो जाएगा, L है तो L/2 हो जाएगा, सेम डिट्टो है, ज्यादा नहीं कराऊंगा, बस इतना है। सीरीज पैरेलल रेजिस्टर की तरह ही होता है, ये याद रखना है। ये तो रिवीजन ही था, इसको तो मिटाई सकते हैं। छाप लिया तो लिख लो, एक पॉइंट लिख लो सीधा सा, ज्यादा खतरनाक नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, combination of inductors is exactly same. Combination of inductors is exactly same as that of resistors. Is exactly same as that of resistors. Equivalent लिखता हूँ, कितना है? कितना है? 14 L/3
फिर तो कराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देख लेना इसके जितने बन जाए। बट मे बी आपने अगर कैपेसिटर और रेजिस्टर इतना कर रखा है, इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। ये रेजिस्टर की तरह होता है, कैपेसिटर में चीज़ें अलग है। ठीक, ओके। जो पिछली क्लास में एक प्रॉब्लम था, मैं एनर्जी डेंसिटी का कराया था ना, उस पर एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छा सवाल है। देखो, एन इनफिनिट wire, an infinite wire carries a current I. An infinite wire carries a current I. Then find the energy per unit length. Then find the energy per unit length. Then find the energy per unit length between R and 2R, between R and 2R distance from the wire. And find energy density between R and 2R. देखो इसका, ये देखो इसका टॉप व्यू बना के देखते हैं। क्या बोला गया कि करंट जा रहा है और इसके R और 2R जो रीजन है उसमें अपने को क्या निकालना है, एनर्जी पर यूनिट लेंथ निकालना है। तो मान लीजिए ये वायर है और ये R रेडियस है और ये कितना है, 2R रेडियस। दिस इज R, दिस इज 2R और ये रीजन है, ये रीजन। ठीक है, मुझे इसमें एनर्जी निकालनी है। चलो थोड़ा फील हो रहा है क्या? मेरे को कौन से रीजन में एनर्जी निकालनी है, इस वाले रीजन में एनर्जी निकालनी है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला कितना था, R B स्क्वायर बाय V नॉट। तो यहाँ पे है कौन सी एनर्जी होगी, जैसे चार्ज में अपन निकालते थे ना, कौन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा मेरे को, मैग्नेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा। बट सर यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला R B स्क्वायर बाय F नॉट होता है, बट यहाँ पे B क्या है, सॉरी म्यू नॉट होता है। यहाँ पे B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है। तो हमने को पता है कि एनर्जी डेंसिटी जो होती है, एनर्जी बाय वॉल्यूम, वो कितना होगा, R B स्क्वायर बाय म्यू नॉट। B वेरिएबल है सर और मेरे को एक वॉल्यूम में निकालना है। तो अपन ने क्या किया, ये वायर है, हमने क्या किया, x डिस्टेंस पे जाके क्या लिया, एक dx थिकनेस का एक पार्ट। x डिस्टेंस पे जाके कितना थिकनेस का लिया, dx। ये थिकनेस कितना है इसका, dx। ये dx थिकनेस का x डिस्टेंस पे जाके। तो कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे b की वैल्यू कितनी होगी, छोटी सी b की वैल्यू कितनी होगी, कितना होगा, म्यू नॉट I बाई 2 बाई x होगा क्या, तो dv, हाँ सर्कुलर रिंग है, रिंग नहीं है, वायर है, इनफिनिट वायर है, इनफिनिट वायर है। ये इसका कौन सा व्यू है, टॉप व्यू है। ये वायर है, ऐसे जा रहा, मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ, मैं बोला कि इतनी दूरी पे कितना हो, वायर है, ये वायर है, सर्कुलर लूप नहीं है, सर्कुलर लूप नहीं है, कोई भी सर्कुलर लूप नहीं है। ये है मेरा वायर, वायर अंदर जा रहा, स्ट्रेट इनफिनिट वायर है, ये सर्कुलर लूप नहीं है। ठीक है, और वो तो सेंटर पे होता है। ये तो मैं एक्स डिस्टेंस जाके देख रहा हूँ, कितना होगा, म्यू नॉट I पर 2 बाई, फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला नहीं पता तुम्हें,
याद है क्या फॉर्मूला है? नहीं ना? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स ये फॉर्मूला है। अब एनर्जी बाय वॉल्यूम ये होता है, तो अपन क्या करेंगे, छोटा सा एनर्जी है, ठीक है, उसको लिख लो, आंसर आना चाहिए। वॉल्यूम इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इसका वॉल्यूम जो है, पहले तो इसका एरिया निकालो, एरिया कितना होगा? 2 पाई एक्स dx कितना है? 2 पाई एक्स dx। अब जरा देखो कुछ हो पाता है क्या? B निकल गया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम जो होगा इसका dV का वॉल्यूम हो जाएगा dA इंटू L, इनफाइनाइट लेंथ मतलब L लेंथ कुछ मान लिया मैंने, तो दिस इज 2 पाई x dx इंटू L। अपने को पता है तो छोटा एनर्जी बाई छोटा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन ये dV का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। पाई ने 1 पाई को मार दिया, 2 ने 2 को मारा, तो d बाई एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर, दिस इज ए म्यू नॉट, सही है, हाँ, ए म्यू नॉट, दिस इज dx x by x स्क्वायर, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट कर लो, इसको इंटीग्रेट किया तो कितना है, दिस इज एनर्जी पर यूनिट लेंथ, ये गया म्यू नॉट आई स्क्वायर ए इंटीग्रल dx by x कितना होगा? 1 by x का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ? R से 2R, सही क्या? R से 2R। हाँ, कुछ डाउट हो गया? बताओ। 2 कट गया क्या? अच्छा, 4 होगा, पाई बचा है, ओके, 4 पाई, इसको 4 पाई कर लो, ठीक है। और कितना भाई? ln म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय 4 पाई, दिस इज ln 2r कर दो क्या? 2r बाई r कितना है? 2। तो एनर्जी पर यूनिट लेंथ इज म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 4 पाई ln एडवांस के लिए। क्या क्या? ये देखो कोई भी वायर है, मैग्नेटिक फील्ड है, देखो इंडक्टर वो इंडक्टर की नहीं है सिर्फ, वो सारे जो भी मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है, मैग्नेटिक फील्ड है तो कुछ एनर्जी स्टोर होगी। जैसे उसके अंदर अपन ने क्या लिया था? कैपेसिटर लिया था। कैपेसिटर वो सिर्फ कैपेसिटर के लिए नहीं था, कितना था वो? हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। सिर्फ कैपेसिटर के लिए नहीं था, वो स्फीयर के लिए भी मैंने कराया था, पॉइंट चार्जेस के लिए भी कराया था। अगर एग्जांपल याद हो तो वो स्फीयर्स के लिए भी था कि भाई स्फीयर है या पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी एनर्जी स्टोर करता है। याद है स्फीयर कराया था, सॉलिड स्फीयर की अलग थी, हाफ के समथिंग कुछ था, हाँ हाफ कुछ के क्यू स्क्वायर कुछ आया था। और उसके अगर सॉलिड को बनाना है तो 1/10 कुछ आया था, के क्यू स्क्वायर बाई आर।
तो वो सेम एनर्जी डेंसिटी वाला है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके अंदर भी कुछ एनर्जी स्टोर हो, ठीक है। सेम लॉजिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ एनर्जी होती है, वैसे ही इसके अंदर भी क्या होगी, कुछ एनर्जी होगी। तो क्या इंडक्टर के अंदर भी होती है, इसमें क्या है, इसने अपने क्रॉस एनर्जी का जाल बिछा रखा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें भी एनर्जी होती है। मैग्नेटिक फील्ड के वर्चू से जो एनर्जी है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डेंसिटी यूज करके अपन ने किया इसको। वो सिर्फ और सिर्फ जो हाफ b स्क्वायर बाय म्यू नॉट है वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के लिए नहीं, इन जनरल भी एप्लीकेबल। सेम जैसे हाफ एप्सिलॉन e स्क्वायर है सभी के लिए वैलिड है, वैसे ही ये भी वैलिड है। इसको लिखिए क्या, छाप लिया, इससे भी छाप लिया तुम्हारा हो गया समृद्धि, हटा दो। देखो इंडक्टर एसी के लिए बहुत जरूरी है, और एसी के लिए मैंने आपको बताया था एक चीज और आनी चाहिए, एसएचएम आना चाहिए। एसी के लिए वेक्टर्स जो भी एसएचएम वाला पार्ट आपको आना चाहिए, सेम छोटा सा, हाँ नीचे पा यार, स्पीड बढ़ाओ यार, जनता करके बैठ गई। जल्दी लिखो जल्दी, पूरा बोर्ड में उठा देंगे, फिर आपको एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे। गौरी बात कर रही क्या, कुछ भी नहीं कर रहे। एक अपन ने आरसी सर्किट किया था। आरसी सर्किट मतलब क्या, रेजिस्टर है कैपेसिटर, तो उसके अंदर डीके और चार्जिंग वाले कॉन्सेप्ट किए थे, चार्जिंग। तो ऐसे ही सेम है एलआर सर्किट, और सर्किट एलआर कौन होंगे, तो एक इंडक्टर होगा और दूसरा रेजिस्टर होगा। तो डीसी सोर्स अपने पास में पहले देख लो, देखो नहीं, आपने ये की को बंद किया, यहाँ पे वोल्टेज है V, बैटरी का वोल्टेज है V, रेजिस्टेंस है R, और ये है N। करंट कितना है, जब बंद नहीं किया था तब 0। अब जैसे ही आपने इसको बंद किया, मैं पिछली क्लास में बता रहा था, देखो एक चीज में कैपेसिटर बिना रेजिस्टर के नहीं रहता, रेजिस्टर लगा ही रहना चाहिए, बट अपन सर्किट में क्या करते हैं, जनरली नहीं बनाते, तो अंडरस्टूड है बिना रेजिस्टर के कैपेसिटर नहीं चलता। वैसे ही सेम यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टर होना चाहिए। तो वैसे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, इसमें भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। जैसे ही आपने बंद किया सर्किट, पहले क्या था 0, अब करंट क्या होगा, पॉजिटिव फ्लो करें, पॉजिटिव मतलब करंट को बढ़ना है, तो करंट का रेट क्या होगा, 0 से कुछ पॉजिटिव वैल्यू होने वाली। तो यहाँ से पहले एट t is equals to 0, I is equals to 0। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, करंट बढ़ रहा है। अच्छा बढ़ रहा है तो अपोज कौन करेगा, ये इंडक्टर अपोज करेगा। अपोज करके क्या करेगा, ये एक बैटरी बना लेगा, ये अपने अक्रॉस क्या करेगा, एक बैटरी बना लेगा। तो इसके अंदर अपन ऐसे कर सकते हैं, शुरू में बहुत ज्यादा अपोज करेगा, दिस विल बी एक्टिंग लाइक अ बैटरी, और इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज होगा। कितना वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस होगा L di by dt, दिखाई दे रहा है कि वोल्टेज कितना L के इधर कितना होगा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर होगा। तो अगर आपको ये सर्किट दिया जाए और आपको सिंपल इतना बताऊं कि अगर मैं इसमें लूप लगाऊं तो V है, और ये ऐसा एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा क्या, पॉजिटिव टर्मिनल है, क्योंकि करंट यहाँ से बढ़ रहा है,
और मान लो इसी इंस्टेंट पे करंट आई है, इसी इंस्टेंट पे क्या है, ये टाइम t पे है, एट टाइम t ऐसा सर्किट है। तो इसको जरा करके देखो कितना होगा, v माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? इसका रेजिस्टर जो बैटरी का है वो इंडक्टर क्या क्रॉस होगा और रेजिस्टर क्या क्रॉस होगा। तो यहाँ से v माइनस आई आर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। सही है क्या? इतना क्लियर हुआ? तो अब इसको अपन यहाँ फेंकेंगे, इसको यहाँ फेंक दिया, इसको यहाँ फेंक दिया। ये समझ में आएगा क्या किया? dt को उधर, ये v माइनस आई आर को नीचे, dt को उधर, l को यहाँ। ये तो समझ में आएगा पक्का? अरे कुछ नहीं, ये तो बचपन में किया हुआ यार, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ वहाँ मल्टीप्लाई करो। तो अब ये चीज आ गई सर, अब क्या करना है, मुझे निकालना है करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वहां पे अपन क्या निकालते थे, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालते थे कि यार चार्ज, उसके अंदर चार्ज कितना फिल हुआ, ठीक है। तो इस सर्किट में अपन करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल रहे हैं, तो इंटीग्रेट मारो, ठीक है क्या? इंटीग्रेट मारोगे तो चलो इंटीग्रेट मार के लिखो, रफ में करो, पहले यहाँ तक लिखो, इंटीग्रेट मार के रफ में लिखो। यार रहने दो, चलो ठीक है, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। अरे सेम डिटो वैसे ही, आप इंटीग्रेशन तो आता ही है, मेडिकल वालों को छोड़ दो बस। क्या आएगा, लॉग आएगा क्या? ln आएगा। यहाँ तक समझो। क्या डिनोमिनेटर में v t इक्वल टू 0 पे करंट 0, t इक्वल टू 0 पे करंट 0, t इक्वल टू टाइम t पे करंट कितना है i। क्लियर है क्या? ध्यान रखना, फटाफट लिख लो इसको। आपको ये सब याद नहीं रखना, आपको ये याद रखना है
क्या है V by R, करंट इज I नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस T बाई टाउ, उसमें भी यही था Q इज इक्वल टू Q नॉट ब्रैकेट 1 माइनस E माइनस टाउ, E माइनस T बाई टाउ, टाउ की वैल्यू वहां कितनी होती थी RC, यहाँ पे कितनी है L1, याद करो L बाई R का मैंने डायमेंशन निकलवाया है पिछली क्लास में, T होता है टाइम कांस्टेंट, टाउ इज टाइम कांस्टेंट, LR सर्किट में करंट जो होता है वो होता है I नॉट ब्रैकेट 1 माइनस E टू द पावर माइनस T बाई टाउ, करंट I इज E नॉट ब्रैकेट 1 माइनस E टू द पावर माइनस T बाई टाउ, लिख लेना 10-20 बार लिख लेना, रट जाएगा। इसका ग्राफ ना, ग्राफ कैसे हो, ड्रॉ I वर्सेस T ग्राफ, इसका बज रहा है अच्छा, इसको माइनस टी बाई एल बाई आर लिखा है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस आर को ऊपर पहुंचा दो माइनस आर टी बाई एल, तो बुक्स में ये भी लिखा रहता है, तो सेम ही चीज है, बस हमने ऐसे लिखा है, ये सेम ही चीज है, मल्टीप्लाई करके सेम चीज आ जाए। सपोज हट गया ये करंट I इज इक्वल्स टू I नॉट ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, I नॉट की वैल्यू है v बाई r और टाउ की वैल्यू है l बाई r, ठीक है, l इंडक्टर है और r रेजिस्टेंस है ओम्स में। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, इसमें अगर t इज इक्वल टू 0 डालूं तो करंट कितना आएगा, t इज इक्वल टू 0 डालूं तो करंट कितना आएगा, अरे सेम यही तो इक्वेशन से मिला है, t को 0 डालो तो at t is equals to 0, at t is equals to 0 I नॉट 1 माइनस e टू द पावर 0, क्या ये कितना है 1, तो करंट कितना हुआ 0, तो सेम अपना मैच कर रहे हैं ना। अच्छा, अब एक चीज बदल, ये तो हो गई t is equals to 0 की, at t is equals to इंफिनिटी की बात करूं तो कितना हो जाएगा, I is equals to I नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है 0, दिस इज 0, तो करंट की वैल्यू कितनी है I नॉट, यानी इंफिनिटी टाइम बाद में जैसे उसके अंदर अगर पूरा चार्ज हो जाता था कैपेसिटर, वैसे ही इंडक्टर में इनिशियल में करंट 0, बाद में क्या रहता है धीरे धीरे उसका करंट बिल्डअप हो जाता और फिर एक टाइम बाद में फिर उसके अंदर कांस्टेंट। अच्छा, अब एक टाइम बाद में फिर करंट क्या होगा कांस्टेंट, जैसे ही आपने स्विच को बंद किया इंडक्टर बिल्कुल पसंद नहीं करेगा करंट आए और उसको फुल अपोज करेगा, फुल अपोज करके वो मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे क्रिएट करेगा, क्योंकि आप 0 से कुछ पॉजिटिव वैल्यू कर रहे हैं तो क्या करेगा उसको फुल्ली अपोज करेगा,
फुली अपोज करेगा तो कोई भी करंट उस समय पे t इज इक्वल टू 0 पे तो पास नहीं होगा। तो t इज इक्वल टू 0 पे वो सर्किट कैसे बिहेव कर रहा है? t इज इक्वल टू ओपन की शॉर्ट? ओपन शॉर्ट याद है क्या? शॉर्ट कर देते थे तो सारा करंट फ्लो करता था, ओपन कर दिया तो कुछ भी करंट फ्लो नहीं करता। तो एट t इज इक्वल टू 0 ये सर्किट कैसे बिहेव करता है? I इज 0 तो सॉरी ओपन इसी तरह बिहेव करेगा, ओपन की तरह। तो इसी को अपन ऐसे t इज इक्वल टू 0 पे ये कैसे बिहेव कर रहा है? इसकी तरह, ओपन की तरह। करंट कितना होगा इसमें? 0। फिर t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे, t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे I क्या होगा? I मैक्स। I कितना होगा? I मैक्स। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा? शॉर्ट। यानी कि यहाँ पे इंडक्टर है या नहीं है इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? ये देखो वोल्टेज कितना है? V। रेजिस्टेंस कितना है? R। करंट मैक्सिमम I नॉट करंट कितना होगा? I नॉट V बाय R। देखो फॉर्मूला में V बाय R ही कराया था ना। मैक्सिमम करंट कितना होगा? V बाय R। t इज इक्वल टू 0 की तरह, t इज इक्वल टू 0 पे एक्ट करता है एज अ शॉर्ट, सॉरी एज एन ओपन। करंट 0, करंट 0 को ओपन, करंट मैक्सिमम हो तो शॉर्ट। ये चीज याद रखना। यहाँ पे कुछ करंट जा ही नहीं रहा मतलब सर्किट खोल दो ओपन, ठीक है? प्लीज इसमें थोड़ा केयरफुल रहना। उसमें भी किया था ना मैंने, सवाल किए थे ओपन और शॉर्ट के किए थे। इसी को पॉइंट्स में बात नहीं। लिख लो at t is equals to 0, at t is equals to 0, at t is equals to 0 the LR circuit at t is equals to 0 the LR circuit behaves like an open circuit at t is equals to infinity. At t is equals to infinity, the inductor acts like a short. At t is equals to infinity, the inductor acts like a short. t is equals to 0 पे कैसे बिहेव करेगा? ओपन की तरह, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर करंट का और टाइम का ग्राफ कैसे हो? I, दिस इज टाइम t, मैक्सिमम करंट होगा I नॉट, ठीक है, जिसकी वैल्यू है V बाई R। तो ये ऐसे चल समझ आ रही है? तो
ये टाइम जो है एक टाइम कांस्टेंट, तो इसमें कितना हो जाएगा 63%। एक ही टाइम में एक टाइम कांस्टेंट में 63% हो जाएगा, 4 5 में 99 तक पहुंच जाएगा। ठीक है क्या? ये ग्राफ ऐसा आएगा, t = 0 पे 0, t = इंफिनिटी पे। आई नो ये कौन सा है? जब आपने एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट किया है तो उस इंडक्टर में करंट का ग्राफ ऐसे होगा, उसके अंदर तुरंत करंट सारा का सारा आई करंट नहीं आता, वो सर्किट थोड़ा सा लैग करता, मतलब थोड़ा सा टाइम लगता उसको मैक्सिमम करंट फ्लो करने में। पूरा का पूरा रेजिस्टर के थ्रू भी जो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है उतना रेजिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा, तो इनिशियल में रेजिस्टर के थ्रू भी 0 है। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब किसकी तरह एक्ट कर रहा है? ओपन की तरह, क्योंकि रेजिस्टर के साथ में है एक इंडक्टर, तो रेजिस्टर पे भी इंपैक्ट रहता है, उस पे भी यही करंट फ्लो करेगा। क्लियर है इतना? ये बात समझ में आ रही है? तो इसका ग्राफ याद रखेंगे। सेम ऐसे उसमें चार्ज में भी था ना, Q = CV में, तो ऐसे ही वो बिल्डअप होता है। ये ग्राफ अच्छे से बना लेना। एक टाइम पीरियड में 63% जो मैक्सिमम करंट की टेंडेंसी होती है उतनी आएगी, 63% आएगी। करंट की इक्वेशन बतानी है सर्किट में। ये छाप ले क्या ग्राफ? तो वो है इक्वेशन, बाकी लोग ट्राई करो फटाफट। क्या इक्वेशन था? I = I0 ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। टाउ की वैल्यू L/R। चिट्टा क्या हो गया बेटा? आज चिट्टा बहुत चांदी की एकदम चेन डाल के लाया, उसमें एक ताला और डाल लो, कुछ रैप करने लग जाए, लगता नहीं है रैपर है तो ओके सब। तो अपने होटल में म्यूजिक भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इसी तरीके। आज रात डीजे यस और के साथ छापा गया ना।
ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो t इज इक्वल टू 0 पे तो करंट कितना होता है 0, t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे पूरा करंट, तो I max करंट कितना होगा v by r। अच्छा क्या ये I max L पे डिपेंड करता है क्या? मैक्सिमम वैल्यू L पे डिपेंड नहीं कर रही है, सीरीज में था मैक्सिमम वैल्यू L पे डिपेंड नहीं कर। v कितना है 20, ये कितना है 10, तो टोटल वैल्यू कितनी हुई 2 एम्पीयर। I is equals to I max ब्रैकेट 1 minus e to the power minus t upon L by r। तो I max की वैल्यू कितनी है 2 एम्पीयर, ये 1 minus e minus L कितना है यहाँ पे 5 हेनरी, R कितना है 10 ओम, तो L by R की वैल्यू कितनी है 1/2, L by R की वैल्यू हो गई 1/2, तो माइनस t L by R is 1/2, तो ऊपर चला जाएगा कितना हुआ ये -2t। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हाफ सेकेंड्स, तो 63% होने में कितना टाइम लगेगा हाफ सेकेंड या 0.5 सेकेंड। ठीक है, टाइम कांस्टेंट भी पूछ लेगा कि टाइम कांस्टेंट बताओ, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू हाफ सेकेंड्स 0.5। क्या हो गया गौरव, दिक्कत है कुछ दिक्कत है, समझ नहीं आ रहा? हाँ जरा आराम से बैठो। अच्छा ठीक, अंदर ही बैठो। बात नहीं, चलो एक और सवाल कर लो, ये बाद में कर लेना, पहले एक और सवाल कर दो। ये हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फाइंड I as function of time t। सभी लोग निकालो, फाइंड I as function of time t। I निकालो as a function of time t। कितनों पे आगे I max की वैल्यू कितनी है 5 एम्पीयर, टाउ की वैल्यू कितनी है L by R कितना 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 63% राइज करेगा। तो I की वैल्यू कितनी होती है I max ब्रैकेट 1 minus e to the power minus t by tau, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 1 minus। ठीक है, कितना मैच किया, वेरी गुड शाबाश। अब ये सवाल देखो, सेम पहले भी अपन ने किया था, आपको
वो बैटरी दी है और ये बोला गया है कि यहाँ करंट आई है, यहाँ I1 है, इधर I2 है। ये वाले आर्म में एक कितना है, ये 5 हेनरी का इंडक्टर है और 10 ओम है, यहाँ पे भी 10 ओम है। तो दो इंस्टेंट पे एक t0 पे और एक t ∞ पे आपको सारे करंट्स की वैल्यू निकालनी। अपन ऐसे सिमिलर प्रॉब्लम किया था शायद, अगर कैपेसिटर याद हो तो अपन ने ऐसे एक प्रॉब्लम किया था, देखो जरा। कैपेसिटर में अपन ने एक प्रॉब्लम कर रखा है। गर्मी ज्यादा हो रही है आजकल। इसमें थोड़ा सा केयरफुल है ना, सांप वाप आ सकता है, दो चक्कर लिए तो केयरफुल लेना है ना। कोई यहाँ से भेड़ बकरी आ सकती, उस दिन भैंस आ गई थी यहाँ। अच्छा, थोड़ा केयरफुल रहना है, थोड़ा उधर नजर घुमाते रहना, तो बगल में सांप तो नहीं आया, चलो वो फिजिक्स पढ़ने आ गया। अच्छा, ये हुआ क्या, कितनों ने बनाया? ओके, शांत रहो शांत रहो, बस बस। एक आखिरी सवाल है इसमें यार, सिमिलर प्रॉब्लम अपन ने कर रखे है ना, तो सेम डिट्टो बात नहीं, सेम डिट्टो चीजें रिपीट होंगी, ठीक है? तो घबराने की जरूरत नहीं है, पुरानी चीजें रिकैप कर लेना, पुराने नोट्स देख लेना, सेम ऐसे अपन ने प्रॉब्लम बनाए। अच्छा सुनो, t = 0 पे इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट के ओपन? ओपन। तो t = 0 पे अगर अपन ने ये बनाया तो इसको अपन क्या कर देंगे, ऐसे ओपन कर देंगे। ये इधर है और यहाँ पे क्या है, 10 ओम। अच्छा, करंट ये कितना है, वो वोल्टेज 20, ये भी 10 ओम, ये ओपन हो गया। तो अगर ओपन है, तो इधर करंट आएगा क्या? तो इस आर्म का होना या ना होना एक बराबर है। तो 20 वोल्ट डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, सिर्फ एक लूप। कितना रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस है, 10। अगर 10 ओम्स रेजिस्टेंस है, 20 वोल्टेज बैटरी का है, तो करंट कितना आएगा? करंट इज 20 वोल्ट्स बाय 10 आया 2 एम्पीयर। तो यहाँ से कितना 2 एम्पीयर, इसके अंदर कितना 0, इसके अंदर कितना का है, समझ में आया? ओके। t ∞ पे कैसे बिहेव करेगा, ऐसे शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे इसका जो है ऐसे बना दीजिए, और ये कितना है, ये तो एज इट इज 10 ओम, ये भी क्या है 10 ओम, ये कितना है 20 वोल्ट। अच्छा, 10 और 10 सीरीज में कि पैरेलल, तो रिजल्टेंट कितना हुआ 5, नेट रिजल्टेंट 5, यहाँ पे 20, करंट कितना आएगा, मैक्स करंट जो आ जाएगा दैट इज 20/5, कितना है 4 एम्पियर। यहाँ पे 4 एम्पियर, यहाँ पे 4 एम्पियर। अब ये क्या देखेगा, दोनों क्या है सेम, अगर सेम है तो कितना जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया 2 एम्पियर, यहाँ पे कितना है 2 एम्पियर। तो इसमें पहले भी 2 एम्पियर था, बाद में भी 2, इसमें 0 था, अब इसके अंदर 2 हो गया। इसके अंदर पहले 2 था, अब कितना हुआ 4। तो यहाँ से I1 0, I2 2, और I जो है I1 2, I2 is also 2 and I is 6। मैच किया था।
पूरा अच्छा, कोई आपसे पूछे जो इंफिनिटी वाला केस है उसमें इंडक्टर के थ्रू कितना करंट जा रहा है? इंफिनिटी वाले केस में t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे इंडक्टर के थ्रू कितना करंट जा रहा है? अरे आई मैक्स यार में यार ये क्या कर दिया मैंने, शॉर्ट कर दिया। और शॉर्ट कर दिया तो हेड कौन है यहाँ पे? इंडक्टर की कॉइल्स है, तो इंडक्टर के थ्रू कितना पास हो रहा है? अभी इंडक्टर के लिए ये तो आपने इंडक्टर के लिए तो लिखा था ये I is equals to I naught 1 minus e to the power minus t by tau। तो इंडक्टर के अक्रॉस करंट होगा कि नहीं होगा? t is equals to 0 पे 0 होता है, बट बाद में तो कुछ ना कुछ करंट होता ही है, तो मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। तो ऐसा नहीं है कि करंट इंडक्टर के थ्रू फ्लो नहीं करता। हाँ, t is equals to 0 पे नहीं करता, बाद में तो जितना R में फ्लो कर रहा होगा उतना ही इंडक्टर के थ्रू, तभी तो सर्किट कंप्लीट हो रहा है। वो एक नॉर्मल वायर की तरह बिहेव करेगा इंडक्टर, तो इंडक्टर के थ्रू भी सेम करंट फ्लो करेगा जो कि कैपेसिटर के थ्रू कर रहा है। जो कैपेसिटर के थ्रू कर रहा है उतना ही सेम करंट फ्लो करेगा। छाप लिया था पक्का? ओके, नेक्स्ट सेटिंग डालो। डीके ऑफ करंट, डीके ऑफ करंट, डीके ऑफ करंट इन decay of current in LR circuit। क्या हो गया? कौन करंट हो रहा? तुम कर रहे? कोई करंट हो रहा? कौन सा बच्चा था? ईशान? इसका नाम लिया ईशान का? बस ज्यादा रहो, करो पेन खराब हो जाएगा, पेन खराब नया लेना पड़ेगा। ओके देखो, अब बात नहीं, यहाँ अगर आपके पास में एक इंडक्टर दिया हुआ है और उसको अपन पहले से चार्ज कर रहे हैं, तो इंडक्टर देखो, इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है? जैसे कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता था ना, चार्ज स्टोर करके उसके अंदर एनर्जी होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती थी, तो वैसे ही इंडक्टर के अक्रॉस क्या होता है? इंडक्टर करंट को काम या ज्यादा करने नहीं देता, उसको अपोज करता है। तो अगर पहले जीरो था तो एकदम जीरो ही रहने देगा, आपने उसके अंदर मैक्सिमम करंट डाल दी तो बस वो उस पर खुश रहेगा, आप और चेंज मत करो, वो सेम करंट सप्लाई करता रहेगा, मतलब अपने थ्रू पास करता रहेगा। तो हमने इस वाले में क्या किया कि ये पहले अपने पास में रेजिस्टर है, इंडक्टर है, ठीक, और ये दोनों ऐसे कनेक्टेड है बैटरी से, ये बैटरी, ठीक है। तो जब अपन ने इसको कनेक्ट किया तो मैक्सिमम करंट फ्लो करने लग गया। ये R है, ये L है, ये V है, यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा होगा? I नॉट किया, कितना करंट किया? I नॉट किया। अब अपन ने क्या कर दिया, इस इंस्टेंट पे ये ऐसा कुछ सीन हो, पहले अपन ने क्या कर दिया, इनको सेपरेट कर दिया। तो जैसा अपन ने सर्किट बनाया कि पहले ये जो है ऐसे कनेक्टेड था, इसका कुछ भी रोल नहीं था, ठीक है। पहले कौन कनेक्टेड था? ये एक सर्किट था। अब हमने लेटेस्ट स्टेज पे क्या किया? हमने लेटेस्ट स्टेज पे ये R, ये I, और हमने इसको इससे जोड़ दिया। ये वाला जो सर्किट है ना, इसको हटा के ऊपर की तरफ जोड़ दिया, तो फिर अब ये क्या हो, ये छूट गया एज इट इज, तो ये कनेक्टेड अभी नहीं है। अब बात सुनो, बात सुनो, इस सर्किट में करंट I नॉट ऐसे फ्लो कर रहा था क्या? ठीक है, तो इसके थ्रू I नॉट करंट फ्लो कर रहा था, यहाँ पे I नॉट करंट फ्लो कर रहा था t इज इक्वल टू 0 पे,
अब ये क्या करेगा, जैसे ही देखा कि यार मेरा एक्सटर्नल सप्लाई कम हो गया, तो अब इसके अंदर क्या होगा, कोई सोर्स नहीं आएगा। अब इसको क्या होगा, इसका करंट ये t = 0 पे I नॉट ही लगाएगा। जैसे ही आपने इसको डिस्कनेक्ट किया तो अभी भी ये क्या करेगा, करंट I नॉट ही लगाएगा। बट फिर क्या होगा, इसके थ्रू I नॉट करंट था, फिर इसको अपोज करेगा और धीरे धीरे क्या होगा, ये I नॉट से 0 होगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो रेजिस्टेंस में लॉस हो जाएगा पूरा हीट के थ्रू। जैसे होता है उसके अंदर चार्ज आपने स्टोर किया, और फिर उसको रेजिस्टर के थ्रू लगा दिया तो उसकी डिस्चार्जिंग हो गई। वैसे ही इसके अंदर करंट I था, आपने बैटरी को हटा दिया और इसको रेजिस्टर के साथ ही जोड़ दिया, तो इसमें t = 0 I नॉट था। अभी धीरे धीरे I नॉट करंट 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, कितना -L di/dt = ये t = t टाइम पे मान लीजिए करंट कितना है I, और करंट की वैल्यू हो गई इसके थ्रू जो भी वोल्टेज होगा वो इसके थ्रू आएगा। समझ में आ रहा है क्या, ये बैटरी होगा और बैटरी किसके थ्रू जाएगा, इसके थ्रू, तो आप लूप पे घूम जाओ, यह है और नेगेटिव है, इसके जो साइंस है उसके नेगेटिव लेते हैं। अब इसको अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेट करें, तो यहाँ से कितना आएगा di/i, यहाँ से कितना है -L/R dt। ठीक है क्या, तो यहाँ से इंटीग्रेट किया कितना आएगा ln I, और यहाँ से कितना, यहाँ से t आ जाए। बस समझ में आ रही है, कहाँ से कहाँ तक, t = 0 पे, t = 0 पे, और एक है अपने पास में t = 0 पे करंट कितना है I नॉट, t = t पे करंट कितना है I t = t पे, इंफिनिटी पे नहीं, t = t पे, तो ये कितना होगा ln I/I नॉट, ये कितना हो जाएगा, ये तो सेम ही है ना, तो यहाँ से कितना आएगा I = I नॉट e⁻ t, सेम, ये क्या हो रहा, डिक्रीज कर रहा, t = 0 पर मैक्सिमम करंट और t = इंफिनिटी पे t = इंफिनिटी डाल, क्या हो जाएगा, 3-4 टाइम पीरियड के बाद में करंट क्या हो जाएगा, पूरा डीके हो जाएगा। जैसे उसके अंदर चार्जेस का डिस्चार्जिंग होता था, वैसे ही इसके अंदर तुरंत करंट 0 नहीं होगा। अगर आपने बैटरी को सबको डिस्कनेक्ट किया ना, तो वो जो भी करंट है उसको क्या करेगा, धीरे धीरे डीके कराएगा। किसके थ्रू करेगा, रजिस्टर के थ्रू। रजिस्टर में क्यों गया, क्योंकि जो भी उसकी एनर्जी थी, जो भी एनर्जी स्टोर थी, कितनी एनर्जी स्टोर होती है, ½ Li², वो ½ Li² कन्वर्ट हो जाएगी उसके हीट में। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है वो देखो, t = 0 पे क्या हो, मैक्सिमम, और फिर 0 की तरफ जाएगा। ये I नॉट मैक्स वैल्यू था, ये I है, ये t है। ठीक है, तो एक टाइम पीरियड में कितना हो गया, 0.3। तो एक ही टाइम पीरियड में 63% कम हो जाता है। ठीक है, जैसे एक टाइम पीरियड में 63% हो जाता था, वैसे एक टाइम पीरियड में रिड्यूस भी 63% हो जाता है। तो ये जो है, दिस इज डीके ऑफ करंट इन LR सर्किट, डीके ऑफ करंट इन LR सर्किट। बात कर रही है, इतना धीरे धीरे आराम से ब्रेक में बात करो, तो फोन पे बात करो, रोज कहाँ जाए, फोन पे तो मिल ही जाएगा।
कुछ डाउट है? डीके ये वाला पार्ट क्या होगा? डीके हो रहा, इसके अंदर मैक्सिमम t = 0 पे I0 था, फिर R के थ्रू ये कम होता जाएगा। अरे मैं क्या हो गया? बता रहे हो अच्छी चीज बता रहे हैं। वो इतना कितने लोग छाप रहे हैं? भी छाप आराम से। मेरे पास बिना बात के छापो। इतना ज्यादा बात कर रहे हैं, लड़कियां बहुत बात कर रही हैं। किरण बहुत हंस रही है, क्या हो गया किरण? ब्रश किया? चल आ रहा वैसे ही होने वाला चैप्टर। इसका मतलब लिख लिया सबने? हिंदी लोग लिख रहे हैं भी? सौरभ को मिस कर रहे? सौरभ बैठ जाओ साथ में उसके, अकेले सही हो। ठीक है, सौरभ को डिस्टर्ब मत करो। आज ही पहनेंगे चेन? आज ही पहनेंगे? छोटे बच्चों को पहननी नहीं चाहिए। कोई मान लो तुम मिल गया, टिकटॉक के वीडियो बना रहे हो, चलो ठीक। ओके चलिए नेक्स्ट हेडिंग। नहीं पहले ये प्रॉब्लम देखो। अगर आपको बात सुना जाए, अगर आपको ये चीज दी हो, ध्यान से देखो, अगर आपको ये दिया है कि दो सर्किट है और दोनों सर्किट में I0 Imax ऐसा है, एक ऐसे जा रहा और एक ऐसे जा रहा, ठीक है? ये एक सर्किट है सर्किट 1 और एक सर्किट है सर्किट 2। I0 मैक्स सेम है। आपको बोले कि भाई टाइम पीरियड बताओ, सॉरी किसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा है? टाइम कांस्टेंट किसका ज्यादा है? ये I0 मैक्स है, किसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा हुआ? यहाँ पे ये एक्सिस पे कौन है? टाइम है, और वहां पे करंट है। दोनों ही केसेस में Imax की वैल्यू सेम है। बताओ किसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा? कंपेयर टाइम कांस्टेंट 1 एंड टाइम कांस्टेंट 2। बाकी भी कंपेयर करा सकता, सर्किट देके R कंपेयर करवा सकता, L कंपेयर करवा सकता।
अरे एक टाइम कांस्टेंट क्या होता है जब करंट कितना पहुंच जाए 63%। तो ये आई मैक्स है, तो यहाँ मान लो 63% हो गई है, तो 63% पे कर दो, तो इसको पहुंचने में लगा T1 टाउ 1, इसको पहुंचने में लगा कौन बड़ा टाउ। अरे इतना सिंपल सवाल है ये। मैक्स है, एक टाइम कांस्टेंट में करंट कितना हो जाता 63% ऑफ मैक्सिमम करंट, तो आपने 63% निकाला और उस पे क्या कर दिया एक लाइन खींची, तो देखा कि इसको जो फर्स्ट वाले ग्राफ को आने में टाइम टाउ 1 लगा और सेकंड वाले में ग्राफ को टाइम लगा टाउ 2। कौन बड़ा टाउ 1 की टाउ 2? आंसर क्या आएगा टाउ 2 इज ग्रेटर देन टाउ 2। टाइम कांस्टेंट ऑफ सेकंड सर्किट इज ग्रेटर देन टाइम कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो ये तो इंडक्टर के बारे में बातें हो गई, सेल्फ इंडक्टेंस की बातें करी थी अपन ने। ठीक है, इजी पार्ट है ये, एक आधे फॉर्मूले वो रखने। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट है, दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। पहले वाला क्या था सेल्फ इंडक्टेंस, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस। कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, आपका कोई लूप होगा, कोई वायर होगा या कोई भी एक फिगर होगा, एक स्ट्रक्चर होगा, उसकी वजह से उसके अंदर कुछ करंट आ रहा होगा और वो किसी दूसरे वाले को इंपैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो म्यूचुअल किसी दो लूप्स के, किसी दो वायर्स के अगल बगल होने से वजह से एक में अगर चेंज आएगा तो दूसरे में उसका इंपैक्ट आएगा, तो वही है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ट्रांसफार्मर नाम सुना है क्या? देखा भी है क्या? ट्रांसफार्मर अपन नेक्स्ट क्लास जो भी एसी वाला पार्ट है उसमें करेंगे। ट्रांसफार्मर की वर्किंग जो है, बात नहीं, ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग होती है दैट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, एक के अंदर फ्लक्स कुछ फ्लो होगा तो वही वाला फ्लक्स दूसरे के थ्रू लिंक होगा और अपने आप ही करंट, वो बताऊंगा मैं जब उसमें ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तब अपन उसको बताएंगे। तो एक स्टेटमेंट लिख लो, सिंपल सा स्टेटमेंट है, बात नहीं। when two loops are in close proximity, when two loops are in close proximity, when two loops are in close proximity and if current in first loop changes, and if current in first loop changes, if current in first loop changes, ब्रैकेट में इंक्रीज और डिक्रीज, ब्रैकेट में इंक्रीज और डिक्रीज, ब्रैकेट में इंक्रीज और डिक्रीज, then there is a magnetic flux, then there is magnetic flux, then there is magnetic flux linked with the second loop, then there is magnetic flux linked with the second loop, then there is magnetic flux linked with the second loop. Full stop. If I is changed, then this link, if I is changed, if I is changed, then this link flux will change, this link flux will change in the
secondary loop and it will produce induced EMF and it will produce induced EMF and it will produce induced EMF। देखो उन्होंने एकदम पहले एक डायग्राम से समझो। देखो ये एक लूप है, इसके थ्रू करंट आ रहा है। पहले अभी अपन ने कर रखे बहुत सवाल इसके कर रखे हैं, पहले नया कुछ भी नहीं है, पहले अपन ने इसके सवाल कर रखे हैं। अगर मान लीजिए एक ये आपके पास में है और इसके थ्रू करंट आईपी आ रहा है, और आईपी मतलब प्राइमरी, दो चीजें होती है, प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी। फर्स्ट वाले को बोलते हैं प्राइमरी, जिसके अंदर करंट पास हो रहा है, जिसके अंदर करंट पास होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी, जिसके थ्रू लिंक्ड होता है वो सेकेंडरी या सेकेंड नंबर। तो अगर इसके अंदर आईपी करंट पास हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करेगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास करेंगे, और ये इसके किधर होना चाहिए, बगल में ही होना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं। तो अगर इसके थ्रू करंट आया तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसके थ्रू आएगा, और इसके थ्रू अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करी तो इसके थ्रू क्या आएगा, फ्लक्स। एक लूप है, इसके अंदर करंट है, करंट आएगा तो ये क्या क्रिएट करेगा अपना क्रॉस बी, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अगर इसने बी क्रिएट किया तो वो बी क्या करेगा, इस लूप के थ्रू पास करेगा, वो बी क्या करेगा, लूप के थ्रू पास करेगा। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं कि इफ आईपी इंक्रीज करे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज करे। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो जो फ्लक्स होगा वो क्या करेगा, किसके थ्रू, इसके थ्रू। अच्छा, अगर इसके थ्रू फ्लक्स इंक्रीज किया तो ये क्या करेगा, पसंद करेगा कि ना पसंद करेगा। अब ये क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, और अपोज करेगा तो क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा अपने थ्रू, और करंट फ्लो करेगा तो मतलब इंड्यूस ईएमएफ करेगा। सो बस वही पहले जो अपन ने किया था, इट विल अपोज दी कॉज, तो ये वाला क्या करेगा, ईएमएफ इंट्रोड्यूस करा। अब इसमें लिखा ऐसा रहता है, सुनो, जो सेकेंडरी में फ्लक्स है ना, सेकेंडरी में फ्लक्स है, वो फ्लक्स किसके वजह से आ रहा है, इट इज कमिंग ड्यू टू प्राइमरी लूप। और प्राइमरी लूप में किसके वजह से, प्राइमरी लूप के मैग्नेटिक फील्ड से, और प्राइमरी लूप का मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, उसके करंट पे। ये बात समझ में आ रही है। तो बस उन्होंने ये बताया कि यार ये सेकेंडरी जो फ्लक्स है, सॉरी सेकेंडरी लूप है, उसमें फ्लक्स होगा प्रोपोर्शनल टू प्राइमरी के करंट के। तो इसको इक्वल टू कराया, कितना, m वैल्यू डाल दिया और इसकी वैल्यू i। उसमें क्या करते थे, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू i, और फ्लक्स को बोलते थे li। तो होता था अपना कौन सा, सेल्फ इंडक्टेंस। ये क्या होता था, ये सेकेंडरी में फ्लक्स प्राइमरी के करंट की वजह से, ये उसके अंदर का फ्लक्स उसी के करंट की वजह से। बात समझ में आ रही है, डिफरेंस क्लियर है। ये L जो है उस ऑब्जेक्ट का है, ठीक है, जिसका लूप है, उसी के थ्रू करंट पास हो रहा था। अब इसमें क्या है, प्राइमरी का करंट सेकेंडरी में फ्लक्स को इंपैक्ट कर रहा है। तो अगर इसके अंदर फ्लक्स चेंज हुआ तो ये क्या करेगा, ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। तो अगर आपने इसमें d phi s by dt किया तो ये कितना होगा, m di dt। m तो कांस्टेंट है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे। और ये क्या है, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। तो जो ईएमएफ produced in secondary is minus m div by dt। तो यहाँ पे m क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। m क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इंडक्टेंस, बात समझ में आ रही क्या। अगर मेरे अंदर के करंट की वजह से मेरे में फ्लक्स चेंज हो रहा तो मैं उसको अपोज करूंगा, तो वो मेरा क्या हुआ, सेल्फ इंडक्टेंस। अगर मेरे बगल में कोई रखा हुआ, मुझ में करंट चेंज हो रहा तो उस पर इंपैक्ट आएगा, उसका फ्लक्स चेंज होगा, उसका फ्लक्स चेंज किया तो वो अपोज करेगा, अपोज करेगा तो वो ईएमएफ इंड्यूस कराएगा। तो ये फ्लक्स किसमें, सेकेंडरी में, करंट किसका, प्राइमरी। ठीक है, तो एम क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ना, अभी जरा स्टेटमेंट पढ़ो, सही लग रहा है क्या। When two loops are in close proximity and if the current in the primary loop is changed, then the link flux will change
ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस लिंक फ्लक्स द सेकेंडरी लूप विल क्रिएट EMF, will create EMF। और चलिए टाइम पढ़ना रहता अरे मैं सोच रहा चांदी की नहीं है तो ऐसी फैंसी है क्या? बस बस छाप लो, बात नहीं करो, छापो फटाफट। ज्यादा बात कर रहे क्या? ज्यादा डाउट डिस्कस करें, बात कर रहे हैं। ओके, एक पॉइंट लिख लो, M is mutual inductance। पॉइंट लिखो, the coil in which the current is passed, the coil in which the current is passed is known as the primary coil. The coil in which current is passed is known as the primary coil. The coil in which current is passed is known as the primary coil, and the coil in which EMF is induced, and the coil in which EMF is induced is known as सेकेंडरी। तो जिसके अंदर करंट पास किया उसको प्राइमरी, जिसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसको सेकेंडरी। देखो अपन ने क्या लिखा, ईएमएफ एस मींस सेकेंडरी और आईपी मींस करंट। ठीक है, तो करंट फर्स्ट प्राइमरी में पास करना है और उसका ईएमएफ किस में देखना है, सेकेंडरी। उसका ईएमएफ किस में देखना है, सेकेंडरी। इतना क्लियर है? तो अब इसको आपको बोलेंगे कि भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो, 2-3 प्रॉब्लम्स अपन कर लेंगे, रिमेनिंग आप ट्राई करना। मेथड सेम ही रहेगा, तो लिखो मेथड टू फाइंड
method to find mutual inductance. 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 First, step 1. उसमें लिखो, first find the primary loop. First find the primary loop. First find the primary loop such that it is easy to calculate flux, such that it is easy to calculate flux, such that it is easy to calculate flux on the secondary loop, such that it is easy to calculate flux on the secondary loop. Second point, find the flux on the secondary loop due to current in. Find flux on secondary loop due to current in primary loop. Find third point, third step. Find the ratio of flux and I. Find the ratio of flux and I. एकदम सिंपल स्टेप है ये, समझ में आ रहा है क्या? फ्लक्स कितना है? फ्लक्स कितना होता था? MIP, तो M कितना होगा? फ्लक्स बाय, अपने को क्या करना है? पहले तो आप प्राइमरी डिसाइड करो, प्राइमरी कौन है? प्राइमरी अगर डिसाइड हो गया फिर क्या करना है आपको? सेकेंडरी पे उसकी वजह से फ्लक्स निकालो, फ्लक्स निकल गया IP से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का। एक प्रॉब्लम करके देखते हैं, बहुत इजी है। जैसे उसके अंदर इंडक्टर का तो मैंने आपको करा दिया था सोलेनॉइड का इसका, तो अब इसके अंदर एकदम इजी सवाल है, लूप जो है वो डिफरेंट हो सकती है। ओके, तो हमारे पास में ऐसा दिया हुआ है कि ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, करंट है I और एक सर्कुलर लूप है, इसका रेडियस है, सॉरी रेडियस बोल रहा हूँ, इसका साइड है A और ये डिस्टेंस है D। ठीक है, आपको बोला है फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस, find the mutual inductance, find the mutual inductance between the two loops, two loops या two structures होती है। अब एक तो लूप समझ में आता सर, दूसरा वाला लूप नहीं है, दो स्ट्रक्चर्स के बीच में करंट कैरिंग चीजों के बीच में आपको निकालना है। आप जरा स्टेप देखो यहाँ पे, अब आपको सबसे पहले मैं तो कह रहा मैं देखूं ऐसे दो स्ट्रक्चर देता, बोलता बताओ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है ना, इसके वजह से करंट की वजह से इसमें फ्लक्स चेंज आएगा। मान लो इसमें करंट फ्लो करता तो यहाँ पे भी कहीं पे कुछ ना कुछ चेंज आता, तो यहाँ पे अपने को बोल रहा है कि यार यहाँ पे करंट आई है, ठीक है, करंट आई है। अब इसकी वजह से यहाँ पे आप क्या निकाल लो? फ्लक्स निकालो। क्या एक इनफिनाइट वायर की वजह से आप इस लूप पे, इस सर्कुलर स्क्वायर लूप पे फ्लक्स निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा? B निकालना पड़ेगा। B कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल क्या, ऐसा सवाल कर रखा है अपन ने, क्लास नोट्स में कर रखा है।
तो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट डिस्टेंस पे जाके क्या करेंगे, dx एलिमेंट लेंगे, dx एलिमेंट लिया और यहाँ पे निकाला db, db की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x होगी। तो जो अपना फ्लक्स होता है, छोटा सा फ्लक्स, वो कितना हो जाएगा, db इंटू dA। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, दिस इज म्यू नॉट आई, db नहीं, ये तो सीधा b है, यहाँ पे छोटा सा b की वैल्यू आई, b की वैल्यू एट x, तो ये हो जाएगा b और ये dA, b की वैल्यू कितनी आई, म्यू नॉट 2 पाई x। इसका एरिया कितना होगा, ये dx है और ये साइड कितना है a, तो कितना हुआ a dx। तो फ्लक्स आ जाएगा क्या, तो आप टोटल फ्लक्स निकाल, पहले आपने करंट निकाला, करंट इसमें किसमें निकालना है फ्लक्स, b में, b नहीं सॉरी ये स्क्वायर में निकालना है, तो उसके लिए अपने को पहले चाहिए b, तो b निकाला, फ्लक्स होता है b dA, ठीक है, और अंदर की तरफ होगा, एरिया भी अंदर की तरफ ले लो, तो ये चीज हुई। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट, कहां से कहां करोगे, d से d प्लस a, तो जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी, फ्लक्स की वैल्यू आएगी म्यू नॉट i, मान लो इसके अंदर करंट जो है वो ip है, ip, ये ip और ये भी ip, म्यू नॉट ip अपॉन 2 पाई ये a और ये ln x, कहां से कहां, a से सॉरी d से a प्लस d से a प्लस d। तो फ्लक्स की टोटल वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट, ये किसमें, सेकेंडरी में फ्लक्स, तो म्यू नॉट a 2 पाई ip और ये आ जाएगा ln a प्लस d बाई d। तो फ्लक्स निकल गया। सेकेंड स्टेप ये बोलती थी फ्लक्स निकाल लो, फिर क्या निकालना है, m का वैल्यू कितना होता है, फ्लक्स अपॉन करंट है, तो डिवाइड कर लो, क्या वैल्यू है, म्यू नॉट a 2 बाई ln a प्लस d बाई d। बेटा ये चीज क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या इजी है, फ्लक्स निकालना है और ip से डिवाइड मार, फ्लक्स निकल जाएगा। तो जिसको मैग्नेटिज्म आता है उसके लिए चीजें थोड़ी सी आसान होगी। मैग्नेटिज्म बस यहाँ तक करते हैं, इसी तो फुल वेक्टर ये सब कुछ। देखो प्रॉब्लम आप और करना, कुछ एक्स्ट्रा चीजें देख लो, मतलब जो अपने शॉर्ट एग्जांपल्स हैं वो सब। अरे बात नहीं, पढ़ने दो। बिना पढ़ाई कर रहे नहीं कर रहे क्या, मैसेज वैसेज नहीं करते तो फोन हो गया तो कर नहीं रहे। अब बताओ किसमें फ्लो कराना चाहिए, अंदर वाले में या बाहर वाले में, बाहर वाले में फ्लो कराना, क्योंकि अंदर पे ये देखो ये सेंटर पे और बहुत छोटा है, तो एज्यूम करा लो इसके थ्रू आईपी फ्लो कर निकालो, एकदम छोटा सा नहीं है।
पढ़ रहे हो क्या? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं? पूरा टेंशन में आ जाता काम किया। सॉल्व करो सेकंड वाला। कितनों का आ गया? 1 2 3 4 5 6 7। क्या दिन का भी आ गया? जरा पीछे से देख के टीपी लो कैसे क्या किया उसने। बात नहीं। यहाँ देखिए, हमने यहाँ पे प्राइमरी एज्यूम किया, ठीक? प्राइमरी इसको माना और ये सेकेंडरी है और इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है? बहुत छोटा है। तो अगर पहला काम क्या है? फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स निकालने के लिए मेरे को चाहिए बी एट दी सेंटर। कितना होता है एक लूप है? कितना होता है? म्यू नॉट I by 2R। अच्छा, R कितना डालेंगे? A2 की A1? A2 डालेंगे। यहाँ पे कंफ्यूजन हो। देखो बड़ा वाला लूप, इसके थ्रू करंट है तो इसके सेंटर पे कितना होगा? म्यू नॉट IP by 2। इतना क्लियर है? अच्छा, अब इसके वजह से फ्लक्स कितना? बात नहीं, फ्लक्स कितना होगा? B into A। एरिया कितना है? पाई A1 स्क्वायर। तो ये कितना है? म्यू नॉट IP upon 2A2 into pi A1 square. What is this? This is flux in the secondary. Flux in the secondary आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है? अपने को IP से डिवाइड करना है। आगे क्या? एकदम इजी है। तो फ्लक्स by IP कितना होगा? म्यू नॉट pi A1 square by 4। कितनों का मैच किया? ये क्या है? म्यूचुअल इंडक्टर। टेक्निक क्या है? पहले तो आप प्राइमरी मान लो। प्राइमरी मानने के बाद में बात नहीं, प्राइमरी मानने के बाद में आप प्राइमरी को ऐसे मानना कि सेकेंडरी में फ्लक्स निकालना थोड़ा सा आपके लिए क्या हो? आसान, जिसकी वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये दोनों कॉम्बिनेशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस है। प्राइमरी में करंट की वजह से सेकेंडरी में कुछ चेंज आएगा, ठीक है? और वो अपन ने म्यूचुअल फ्लक्स की तरह बोला, ठीक है? क्या इतनी बात सबको समझ में आई? अच्छा, अगर आपको इसमें सवाल में ये दिया रहता, सेम जो ये वाला सवाल है ना ऊपर जो आपको दिखा हुआ है सेकंड वाला, इसमें अगर बोलता आपको कि IP is 2t square, कितना है वैल्यू? 2t square, फाइंड EMF इन सेकेंडरी। सेकेंडरी में EMF कितना होगा वो बताना है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या है? फ्लक्स इन सेकेंडरी कितना होता है? M
आईपी होता है, तो ये कितना होगा, कितना हो जाएगा, एम आईपी बाई 3t, नेगेटिव नेगेटिव, तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एम एज इट इज, और ये आईपी कितना हो जाएगा 4t, तो यहाँ से आईपी की म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है, माइनस म्यू नॉट बाई a1 स्क्वायर बाई 2a2 इंटू 4, क्या है, सॉरी ईएमएफ भी आ जाएगा क्या यहाँ पे, कितना ईएमएफ सेकेंडरी में है, ये कितना समझ में आ रहा है। देखो बेटा, आपको अगर ये बोले कि जो प्राइमरी है उसमें करंट, मैंने क्या बोला था, प्राइमरी में करंट चेंज होगा तो सेकेंडरी में ईएमएफ जनरेट होगा। पहला टास्क था कि आपको एम निकालना, अब एम निकल गया, अब उसका यूज करना है, एप्लीकेशन करना है। बोले कि प्राइमरी में करंट चेंज कर रहा, तो बताओ सेकेंडरी में ईएमएफ कितना जनरेट हुआ, तो एकदम सिंपल है, क्या करेंगे अपन, S इज इक्वल टू एम आई पी, ठीक है, डिफरेंशिएट किया तो यहाँ से आ जाएगा एम, सर नेगेटिव कहाँ है, दोनों साइड नेगेटिव नेगेटिव किया, मैग्नीट्यूड पूछा तो नेगेटिव की कोई जरूरत भी नहीं है, तो ईएमएफ एम डी आई बाई डी टी, कितना है इसका डेरिवेटिव 4t, एम से मल्टीप्लाई करो 4, क्या ये बात क्लियर है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस से सवाल आपसे हो जाए, क्लियर है, हाँ इसकी नहीं दी है, नहीं दी है, प्रिंट हो रही है इसका, वो ई कॉपी सेंड हो जाएगा आपको। मैंने इसका आपको उसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज से होमवर्क सेंड किया, मिला क्या, ठीक है, इमोशनल ईएमएफ और ये इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस जरूर देख लेना, पक्का है ना, इंडक्टेंस में सवाल आएगा, पक्का लिख के ले लो, एक सवाल तो पक्का मिलेगा आपको, जेई में मिलेगा, जेई में ही मिलेगा, नीट में भी है बट जेई मेंस में पक्का मिलेगा। सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, सो तो अपने फॉर्मूला रेडी रखा है, आपको करंट डीके का फॉर्मूला पूछ सकता है, करंट जो बिल्डअप हो रहा है उसका फॉर्मूला आ सकता है, इसका प्रिंट होने में टाइम लगेगा, ठीक है, तो एक बार रिवाइज करो, 5 मिनट में पूरे चैप्टर को वापस रिवाइज करो, चैप्टर खत्म हो गया, एसी करो, आज ही करेंगे, आज ही करेंगे, चैप्टर खत्म हो गया, अभी रिवाइज करो 5 मिनट बिना बात किए, अरे बात नहीं, रिवाइज करो, देखो डायमेंशंस देखो, डायमेंशन सेम है क्या, फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, फ्लक्स बाय एरिया, डेंसिटी एरिया भी हो सकती है, लीनियर डेंसिटी भी हो सकती है, एरियल डेंसिटी भी हो सकती है, तो डायमेंशन के बिहाफ पे होगा, जनरली एरिया रहता है, जनरली एरिया फ्लक्स का होता है बी ए, तो ए को फ्लक्स पे डाल बी आ सकता है।